तो आप देख रहे हैं झार एजुकेयर, मैं हूँ आपका अपना हिस्ट्री टीचर दोस्त जो कहिए, ठीक है। तो हमने तीन चार भागों में देखा, मतलब कि इसी इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद का हर एक हिस्सा, कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्रांतियाँ कैसे हुई, हर एक हिस्से को पढ़ा। और आज जो हिस्सा है वह इटली और जर्मनी का एकीकरण, निर्माण वही एकीकरण, कहने का मतलब एकीकरण। एकीकरण क्या होता है? कहने का मतलब छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर एक बड़ा हिस्सा बनाना ही एकीकरण होता है, ठीक है। जर्मनी ऐसे करके तमाम छोटे हिस्सों में मिला हुआ है, ऐसे। अब इसको अगर हम एक हिस्सा बनाते हैं तो वो जो बन जाएगा राष्ट्र राज्य, और राष्ट्र राज्य बनाने की नियम को ही हम लोग कहते हैं एकीकरण। तो चलिए, जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, इसके बारे हम आपसे बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पीछे पीछे आप, आगे आगे हम नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो 1848 के बाद यूरोप राष्ट्रवाद का और जनतंत्र और क्रांति से लगाव होने लगा। अलगाव राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि इस अंक में इस जितने भी ये पॉइंट है, आपको यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में जो कह रहा है, कहने का मतलब है कि 1848 का जमाना राष्ट्रवादियों के लिए जनतंत्र और क्रांति वालों से अलगाव पैदा हुआ, यानी ये इन दोनों से अब रहने वाले नहीं थे। उसी बीच में एक और था जो था रूढ़िवादी। रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादियों का पूरा इस्तेमाल किया सत्ता चमकाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह कैसे एक देश बना, ये क्या बना, तो हम लोग डायरेक्ट देश की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी इटली एकीकृत राष्ट्र राज्य बने, कैसे बने आगे देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के बारे, ठीक है। जर्मनी तो क्या कहा जाता है, देखिए, जैसा कि आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। तो ये कहने का मतलब, ये पैराग्राफ जो कह रहा है कि 1848 में जर्मन महासंघ, तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। एनबी मतलब नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के साथ जर्मनी के हिस्सों को भी जीता 1804 से लेकर 1815 तक में, तो किया क्या, उन्होंने 300 छोटे छोटे जर्मन राज्यों को 39 राज्यों में बदल दिया। अरे इन्हीं 39 राज्यों को जर्मन महासंघ कहा जाता है, यानी कहा जाता था। और इसी जर्मन महासंघ का सबसे बड़ा राज्य था परसा, यानी कि पुर्सिया। और इसी महासंघ में लोगों की एक विचार ने, आइडियोलॉजी ने एक जर्मन राष्ट्र राज्य बनाने की मांग कर दी। कैसा? अब भले 39 संघ है, लेकिन 39 में अलग अलग राजा है ना, लेकिन वहाँ के लोग एक जर्मन महासंघ बनाने की बात की, और वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। और उनका एक इरादा था कि 39 महासंघ का एक निर्वाचित सांसद होना चाहिए। निर्वाचित कहने का मतलब कि सांसद में जो भी सदस्य बैठेंगे वो ऐसे बैठेंगे, ठीक है। सांसद में वही सदस्य बैठेगा जो निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। वही मेंबर एक हाउस, एक सदन में बैठेंगे जिसे सांसद का नाम देना था। और ये सांसद कौन बना था? नेशनल असेंबली। इसी तरह से ये कब की बात है? 1848 की बात है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम थे ना, इलाकों को जोड़कर, हाँ जी। मगर राष्ट्र राज्य निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। यानी ये लोग जो सोचे कि 39 राज्य को एक महासंघ बना देंगे और एक संसद बना देंगे, वहाँ 39 राज्यों से मिलकर एक जर्मनी बनाने का जो सपना होगा, वहाँ से हर एक मेंबर संसद में बैठेगा और जर्मनी राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये उदारवादी समूहों का जो आज़ाद ख्याल, उन्हें नहीं पता था कि राजशाही और फौज की ताकत और उसके साथ साथ परसा राज्य का जो बड़े भूस्वामी थे, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, उनका समर्थन, हाँ, समर्थन नहीं करेंगे और ये उल्टा समर्थन करेंगे राजा का और फौज का। इसके साथ जब ये तीनों चारों मिल गए तो इनकी क्रांति, इनके निर्वाचित संसद बनाने के सपनों को क्या हुआ, ठंडा पड़ गया और इनका सपना टूट गया। समझ गए? और राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। देखिए पश्चात, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ वो बहुत सोचने वाली बात थी। तो परसा, अब परसा का खेल शुरू होता है। ऐसी परसा नहीं था, परसा का खेल क्यों शुरू होता है हम बता देना चाहते। देखिए हाँ, एक मिनट, हाँ चलिए, परसा का खेल क्यों शुरू होता तो हम बता देते। परसा का जो राजा था उसका नाम था विलियम काइजर WKV, विलियम काइजर, हाँ विलियम काइजर द्वितीय, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा सा परेशानी है। विलियम काइजर था और उसके बाद उसका जो मंत्री था उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। चलिए, ये दो इंसान ऐसे थे जो जर्मनी को खुद चलाना चाहते थे, वो भी सिर्फ परसा तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, उनका सपना था पूरे जर्मनी को। चलिए आगे बढ़ते। ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीनों युद्ध में परसा की जीत हुई। देखिए, जर्मनी की एकीकरण का अगर किसी को नेतृत्व संभाला, अगुवाई किया, किसी को जनक माना जाता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता, तो वो था ऑटोमन बिस्मार्क। इसी ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, परसा की सेना, नौकरशाही, मतलब कि आप वही नौकरशाही समझते हैं, राजा का सिस्टम से मदद लिया और 7 वर्ष तक जाके जर्मनी में रहा और 7 वर्ष में इतनी कूटनीति की, इतनी कूटनीतियाँ की, डिप्लोमेटिक इंसान था कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस तीनों को युद्धों में हराया और परसा की जीत हुई। अब एकीकरण का प्रक्रिया आगे बढ़ता है क्योंकि एक जर्मनी में ये 3 राजाओं का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऑस्ट्रिया का, डेनमार्क का, फ्रांस का, इन तीनों को तो हरा दिया। यानी एक जर्मनी का 39 राज्यों का बहुत बड़ा हिस्सा अब परसा के मंत्री और परसा के राजा को मिल गया। तो अब बताइए, अब तो जर्मनी बनने में आसानी होगी ना। जनवरी 1871 में, चलिए जनवरी 1871 की बात है, वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम काइजर प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इसी के साथ जनवरी 1871 में परसा का राजा विलियम काइजर प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। वो पहले परसा का राजा था, लेकिन 3 देशों को हराने के बाद वो पूरे जर्मनी का सम्राट बन गया। यानी कि अब पूरा जर्मनी मिल गया उसे, और जर्मनी एक भी हो गया। अब नीचे हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग ख़त्म करेंगे नीचे की ओर। चलिए, 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि, प्रमुख और मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क समेत परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीशमहल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने परसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। देखिए, वो तो खुद को माना था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा MCQ क्वेश्चन, 18 जनवरी
1871 की सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो कपकपाहट वाला ठंड। जो लोग टकला टकली होते हैं उनको बहुत परेशानी होता होगा, हवाएं उनके बाल से सरसरा के उड़ के चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसी ठंड जर्मन राज और जितने भी 39 जर्मन राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि यानी ऑफिसर थे, और उसके बाद ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक, जब वो लोग हॉल ऑफ मिरर यानी कि शीश महल में बैठे तो सभी ने पर्सा के राजा विलियम काइजर प्रथम को आप के नेतृत्व में जर्मनी की साम्राज्य बनाने के सपनों को मोहर लगा दिया। आए सभी ने कहा कि आपके अगुवाई में हम जर्मनी को एक राज्य, एक देश, एक राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। इसी प्रकार जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत होता है और जर्मनी के एकीकरण पूरा होता है। अब चलिए नीचे क्या क्या है आप लोग याद कीजिएगा। 18 जनवरी 1871 की सुबह। अब यहाँ पे हम लोग हल्का सा नीचे चलते। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाता। नए राज्यों ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और पर्सा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी और अक्सर एक मॉडल बना। यानी कि कुल मिला के जितने भी नए राजा थे, नए राजकुमार थे, जब जर्मनी मान लिया गया तो जर्मनी का एक नया सिद्धांत बना, जर्मनी का एक नया प्रक्रिया बना, जर्मनी की एक नई ताकत बनी, एक नया संविधान बना, एक नया नीति बना और प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति को। एक बात है, जर्मनी पूरा बना लेकिन जर्मनी को चलाने वाला पर्सा राज्य था, क्योंकि उसकी प्रभुत्व, उसका कंट्रोल को दिखाता है। नए राज्य ने जर्मनी की, और जो नए राज्य थे वो जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था कि इसके जो आधुनिकीकरण थे, इसके जो बदलाव थे, इसके जो मॉडर्नाइजेशन थे, इन सब पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और ये सब कदम, ये सब मॉडल पर्सा के मॉडल से ही लिया गया था और ये मॉडल जर्मनी के लिए बहुत असरदार रहा। तो यहाँ तक है जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग चलते हैं नीचे वाले एकीकरण में। चलिए अब हम लोग चलते हैं इटली में। अगर आपको एमसीक्यू जानना है तो एमसीक्यू का एक हम टोटली, आप लोग खुद से एमसीक्यू भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इटली के एकीकरण में। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगणित राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो कहने का मतलब है जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन, यानी जर्मनी भी बहुत बिखरा हुआ राज्य था, देश था, ऐसे करके ऐसे करके बिखरा हुआ राज्य था। जैसे देहात का खेत नहीं देखे बाबू सब, हम लोग का गांव का देहात का खेत, वो खेत कैसे होता है, यानी ये रहा होगा एगो बुढ़वा का, लेकिन बेटा पैदा होते किया तो हिस्सा। इसी तरह जर्मनी भी एक बड़ा सा हिस्सा था, इसी तरह इटली भी एक हिस्सा था और उसको ये ऐसे करके बांट दिया गया। तो यहाँ पे किसी देश का साम्राज्य, यहाँ पे किसी और देश का, यहाँ पे किसी और देश का, यहाँ पे ये हालत थी इटली की। तो इटली वालों ने क्या किया, इसका इतिहास क्या था कि यहाँ अलग अलग वंश का शासन था और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य, जो सबसे बड़ा खानदान था वो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, उसमें ये देश फैला हुआ था। यानी इटली के ज़्यादातर राज्यों में हैब्सबर्ग वाले खानदान का हिस्सा था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसका किसका हिस्सा था। हाँ, ये देखिए, ये आपके बीच में देखिए जर्मनी और इटली दोनों का है। आप लोग बेहतर है ये जो आपका मैप है, ये मानचित्र है, ये जर्मनी का एकीकरण है जो 1866 से 1871 के चित्रों को दर्शाता है। यानी देखिए कितना सारा आपको हर एक हिस्सा दिया गया है। चलिए 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। चलिए यहाँ पे समझिए, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक राज्य था सर्डिनिया। पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। कहने का मतलब है 19वीं सदी, कहने का मतलब 1800 कुछ का जमाना, इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था। इटली
7 राज्यों में बटा हुआ था। जैसे अगर हम इटली को देखे जाए 1 2 3 इसी करके 7 राज्यों में, जब 7 राज्यों में इटली बटा था, हर एक राज्य में दूसरा दूसरा शासन था। कौन कौन? तो देखिए, उत्तरी भाग नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले, हाँ 7 राज्यों में बटा था, एकमात्र हिस्सा था जिसमें इटालियन राजा था, तो बाद बाकी पूरा इटली में बाहरी राजा था। कौन था? बाहरी राजा था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक राज था और उस एक राज का नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तरी भाग था नॉर्थ, इसमें था सार्डिनिया, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग, यानी नॉर्थ वाला हिस्सा में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग AH ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग खानदान का हिस्सा था। अगर देखा जाए इसके बाद मध्य वाला हिस्सा में, तो इसमें पोप का हिस्सा था। किसका? पोप, गॉड तुसी ग्रेट हो। अब मध्य वाले के बाद अगर देखा जाए दक्षिण वाले हिस्सा का, तो दक्षिण वाले साउथ में स्पेनिश बुर्बो खानदान का हिस्सा था। यानी इटली को एक पिज्जा बर्गर बना दिया गया था, जिसे मन उसे आके काट के खाने का मन था। और एक अकेला राज्य था जिसका नाम था SDP सार्डिनिया पिडमोंट, उसका इकलौता राजा था जो इटली का था, इटली में पैदा हुआ था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुएल। आप लोग आगे पढ़िएगा, बस एक ही समझ गए आप लोग। हाँ 1830 दशक में, हाँ जियोसिपी मैत्सिनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए, इतालवी को इटली भी कह सकते, एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसे अपने उद्देश्य के अनुसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। चलिए, सही कहा। तो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के तहत इटली को जोड़ना की सबसे प्रथम कोशिश किया, तो वो था जिउसेप्पे मैत्सिनी, जोसेफ मजीनी या जिउसेप्पे मैत्सिनी ने किया था। और उसके बाद इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन, सीक्रेट कमेटी बनाया। और बनाने के साथ ही वो अपने विचार को सारे इटली में फैलाना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ? 1831 से लेकर 1838 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, यानी इटली जोसेफ मजीनी भी असफल हुआ। तो जो वो क्रांतिकारी का विद्रोह था वो असफल हुआ। अब इसी असफलता को पीछे पीछे छिप छिप के लुक के देख रहा था। कौन? हम लोग देहात में नहीं बोलते लुक लिख के देखत रहे, उसी तरह कोई देख रहा था लुक छिप के। कौन देख रहा था? पेड़ के पीछे, दीवार के पीछे, कहीं भी वो देखने वाला था सार्डिनिया पिडमोंट का राजा, क्योंकि उसे मालूम था इटली में क्रांतिकारी असफल हुए, लेकिन इस राज्य को जोड़ने का जिम्मेदारी हमको मिलेगा और हम इसको जोड़ेंगे। और आज हम सार्डिनिया का राजा है, कल हम पूरे इटली का राजा होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आखिर वही हुआ। इटली को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय, यानी VK2, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इमैनुएल द्वितीय पर आ गए। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़र में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। चलिए, वो जानता था अगर आज हम इटली को जोड़ेंगे तो हमारा राजनीतिक प्रभुत्व, हमारा जो ये जो राज करने का प्रभुत्व है, हमारा जो पहुंच है वो और आगे बढ़ेगा। हम सार्डिनिया से आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और एक दिन इटली को राज करेंगे और इससे हमारा आर्थिक विकास भी मजबूत होगा। इसी को देखते हुए उसने अपने मंत्री का नाम था काउर, जिसका पूरा नाम था काउंट कैमिलो द काउर, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी राजा विक्टर इमैनुएल में VK2
विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने कह दिया कि मंत्री काउर तुम जाओ और इटली को एक करने के सभी आंदोलन का अगुवाई करो। सभी आंदोलन का अगुवाई करने के साथ साथ तुम इटली को एक बनाओ, ताकि हम इटली का एक राजा बनना चाहते हैं। हम इसी सर्डिनिया में नहीं टिकेंगे रे बाबू, हमको पूरा इटली चाहिए। तो चलिए, तो एक क्रांतिकारिता और ना ही जनतंत्र। देखिए, लेकिन मंत्री काउर ना तो क्रांतिकारी था ना जनतंत्र में विश्वास, लेकिन उसका उलट था। वो ना तो वो क्रांतिकारी था और ना जनतंत्र, ना वो जनता के शासन में विश्वास करता था। तो क्या में विश्वास करता था, आगे पढ़ते हैं बाबू लोग। तो बोलता अभिजात वर्ग, वो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। तो इटली का जितना अभिजात वर्ग था, अमीर घराना था, जितना पढ़ा लिखा था, वेल एजुकेटेड, उन लोग इटली बोलता, लेकिन उन लोग से कई बेहतर ये मंत्री काउर फ्रेंच बोल देता था। फ्रेंच और फ्रांस से सर्डिनिया, इसी का फायदा उठाते हुए फ्रांस से सर्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिनके पीछे काउर का हाथ था। उसके बाद क्या किया, SDP सर्डिनिया पिडमोंट की कूटनीति संधि फ्रांस से शुरू हुई। ये भी तो ओटोमन बिस्मार्क का चचे निकला। सर्डिनिया पिडमोंट से फ्रांस का एक संधि हुआ, इसके पीछे हाथ था किसका, काउर का, काउर की। और उसके बाद काउर का हाथ था सर्डिनिया पिडमोंट 1859 में। तो एक चीज़ जानिए, 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। तो MCQ यहाँ भी आता है कि सर्डिनिया पिडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराया, किसके मदद से, फ्रांस की मदद से। तो ऑस्ट्रेलियाई बलों को 1859 में किसने हराया, या सर्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रेलियाई बलों को कब हराया, ये आपके साथ आंसर होता है 1859। कौन हराया, तो सर्डिनिया पिडमोंट के शासक की अगुवाई कौन, मंत्री काउर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चैप्टर है इसको, हाँ, हुआ नियमित सैनिकों के अलावा जिउसेप्पे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा ली। अब देखिए, आम आदमी का एक सबसे बड़ा नेता था जिउसेप्पे गैरिबोल्डी। आप इन सब नामों को एक जगह लिखते जाइएगा, ठीक है। हम सबका टिप्पणी आपको एक अलग वीडियो में सबका टिप्पणी देंगे। आज जानिए, आम आदमी का नेता था जिउसेप्पे गैरिबोल्डी। इसका भी समर्थन पाने में कामयाब रहा कौन, मंत्री काउर। और उसके साथ मिलकर क्या किया, युद्ध में हिस्सा लिया। और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या हुए, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलिया के राज में प्रवेश कर गए। कहा जाता है ना कि किसी के कंधा में बैठा के तीर चलाना भी फायदेमंद होता है। तो मंत्री काउर को गैरिबोल्डी के कंधा में तीर चलाना इतना फायदेमंद हुआ कि 1860 का जमाना था, दक्षिण इटली जिसमें कौन था, बुर्बो वंश था, उसको हरा पाया और फिर से उसको SDP में जोड़ा, सर्डिनिया पिडमोंट में जोड़ा, और उसे इटली का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। उसके बाद सिसिलिया को भी जीता। तो अब चलिए, स्पेनिश और इसके साथ ही स्पेनिश शासकों को हटा पाने में कामयाब रहा। और इसमें एक और मिला साथ, किसानों का साथ पाने में सफल रहा। चलिए, इसी के साथ क्या होता है, विक्टर इमैनुएल द्वितीय का सपना भी पूरा होता है। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है। विक्टर इमैनुएल को 1861 में एकीकृत एक इटली का राजा घोषित किया जाता है, ठीक है। यानी एक MCQ हो गया। इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता, अच्छा, इटली का ज़्यादातर जो निवासी था वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। ये मतलब अनपढ़ों की तादाद बहुत ऊंचाई में था। वो अभी भी सोचता था ना कि उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। ये अनपढ़ लोग उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से परेशान था, नहीं मतलब अनजान था। उन लोग इस सब को नहीं जानता था कि कहाँ होता है बाबू, ये कहाँ होता है। जैसे बुढ़वन नहीं बोलता, अभी तुम जाके कोई गांव पूछो कि कहाँ होता है चाचा, ऐसे नहीं, अनार से
क्या समझेगा, पता नहीं जानते हैं। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबोल्डी को समर्थन दिया था उन्होंने, अब दक्षिण इटली में, साउथ इटली में जिन्होंने आम किसानों ने गैरिबोल्डी को समर्थन दिया, क्योंकि इन आम किसानों का नेता ही गैरिबोल्डी था। हालांकि गैरिबोल्डी एक नाविक था, क्या था, नाव चलाने वाला, याद रखिएगा, हाँ, नाविक था, उनका साथ दिया था। तो इटली वाले ने इसलिए साथ दिया था, उन लोग सोचता था कि इटली का मतलब उन लोग इटालिया समझता था, और इटालिया कभी सुना नहीं था, तो उन लोग सोचता था कि इटली नहीं, इटली का जगह ला टालिया है, जो विक्टर इमैनुअल का पत्नी है। उन लोग सोचा ना, उन लोग कभी नहीं जानता था आम आदमी कि हम इटली बनाने में साथ दे रहे हैं। उन लोग सोचता था ला टालिया, यानी कि हम विक्टर का वाइफ को जिता रहे हैं। इस तरह से इटली एकीकृत हुआ, इटली एक राष्ट्र राज्य बना। आगे की कहानी और ज़्यादा है, हाँ, तो अगर आगे आप कहिएगा तो हम आगे भी पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा है। चलिए देखिए, ये रहा आपका दो, हाँ देखिए, ये एकीकरण से पहले और एकीकरण के बाद, देखिए इतना सा था शुरू, इतना सा था सार्डिनिया पिडमोंट, उसके बाद यहाँ जीतना शुरू किया, फिर इसको जीता, इसको जीता, इसको जीता, इसको जीता, और अंतर लास्ट में मिलते 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 एक इटली बना दिया। 1860 में, 70 में, 58 में, 68 में, 66 में, सब इटली को मिला के एक फ्रेश इटली बना दी, घोड़ा की तरह। कैसा, घोड़ा की तरह। ठीक है, चलिए देखिए, ब्रिटेन का अजीब दास्तान पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कुछ विद्वान पढ़े लिखे बोलता था, अगर दुनिया में कोई राष्ट्र है या राष्ट्र राज्य है, अगर कोई मॉडल है तो एक है सिर्फ ब्रिटेन, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया। अगर कहा जाता है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक नहीं हुआ था, ये उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था जैसे इटली में हुआ, ये एक बहुत लंबा प्रक्रिया है, मतलब बहुत सालों का संघर्ष है, बहुत दिनों का तपस्या है लोगों का, और क्रांति भी है तो बहुत पुरानी, बहुत लंबी, तब जाके एक ब्रिटेन बना। चलिए इसका बात हम लोग आगे पढ़ते हैं। नतीजा, 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था। अगर 18वीं सदी से पहले देखा जाए तो ब्रितानी राष्ट्र था, ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, ये नहीं, कोई ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, जो भी ब्रितानी यानी कि ब्रिटेन वाले जो भी आइलैंड में रहते थे, उसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश के मुख्य पहचान निर्जातीय एथनिक में थी। तो अगर हम देखेंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में आता है वेल्स, क्या आता है, वेल्स, आयरिश, क्या था, आयरिश, स्कॉट, इनकी पहचान 18वीं सदी से पहले नहीं था। इन सभी को हम लोग एथनिक के नाम से जाना जाता है, हम तो नहीं, लेकिन पहले ये कहा गया है। ये एथनिक समूह क्या है, तो इस ये भी एक जाति है, यानी कि इन्हें एथनिक जाति से जाना जाता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एथनिक, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। मतलब एक ऐसा नस्ल का जनजातिया जो अपनी जो संस्कृति पैदा होता है, जिस ज़मीन पर जैसे कोई समुदाय वहाँ पे बसता है, वही उसकी पहचान होती है। यानी वो अपनी पहचान, वो संस्कृति को कहा जाता है कि जितने ज़मीन के हिस्सों में माना जाएगा वो एक एथनिक समाज वाले थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत
अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह का अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। अब कहा जाता है एक अंगल राष्ट्र था, में धन दौलत बढ़ने लगा, सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व जम, यानी अंगल राष्ट्र था, उसके पास धन दौलत बढ़ा, वो अपना जगह, अपना हिस्सा, अपने ज़मीन को बढ़ाना शुरू किया, और राष्ट्र या अपने देश के और हिस्सों को बढ़ाना शुरू किया, और अपना पावर, प्रभुत्व, अपना कंट्रोल भी बढ़ाना शुरू करने लगा। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंगल संसद ने, बहुत लंबा टकराव हुआ, और अंगल संसद में 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। तो जहाँ जहाँ ये आयरिश, स्कॉट, यहाँ पे जितने भी राजाओं के थे, उससे अंगल राष्ट्र ने छीना। कौन? तो 1688 में इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज का निर्माण हुआ, और इसी अंगल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज, एक देश का निर्माण हुआ, एक राष्ट्र का, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन लगा। क्या? ACT एक्ट ऑफ यूनियन, यानी राज्यों का एक यूनियन बना, कि हम राज्य का एक यूनियन बनाएंगे, जिसे 1707 में बनाया था। एक राष्ट्र का, ठीक है, यूनियन बना, और उसे 1707 में बनाया, क्योंकि 1707 में एक यूनियन का निर्माण हुआ। ये MCQ में बना सकते, तो किसका? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, और कुछ नहीं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, यानी 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। समझ गए? तो एक क्वेश्चन आएगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो 1707 में। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, यानी कि इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पे ज़्यादा प्रभाव था, जितना ज़्यादा शक्तिशाली इंग्लैंड था। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा, लेकिन ब्रिटेन के संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। यानी कि आंग्ल संसद में देखा जाए तो इंग्लैंड के कल्चर को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, राज्य करने की जो भी थी, उसको दबाया गया। ठीक है? तो स्कॉटलैंड हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों में, चलिए अब यहाँ पे स्कॉटलैंड हाईलैंड्स के निवासी, तो स्कॉटलैंड हाईलैंड के जो लोग थे वो कैथोलिक कुलों ने, कैथोलिक कुल के जो जाति थे, जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करते उन्हें ज़बरदस्ती दमन का सामना करना। एक समाज था कैथोलिक कुल, अगर वो आज़ादी मांगता तो उसे दबा दिया जाता। अब स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को, यानी स्कॉटिश हाईलैंड का लोग को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपने राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। यानी स्कॉटिश हाईलैंड के जो लोग थे उन्हें गेलिक भाषा या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर। अब जब तुमको या आपको या हमको जब हमारा भाषा बोलने पे परेशानी हो, मजबूर करे, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दबाएगा तो हम नहीं रहेंगे ना, छोड़ ही देंगे। उन्हें भी भागने पे मजबूर किया गया, और वो भी भागने पे मजबूर हुए। तो आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। वो जो देश था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक, यानी क्रिश्चियनिटी धर्म में दो ग्रुप होते हैं। ठीक है? एक को कैथोलिक, एक को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? तो अंग्रेज़ ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। तो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक थे, उनको शक्तिशाली बनाने में इंग्लैंड ने मदद किया। क्या किए? मदद किया। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया, और कैथोलिक ग्रुप के जो लोग थे उनमें कोई बेरहमी से उनको कुचल दिया गया। और वोल्फटोन एक जगह है, उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में यूनाइटेड
आयरिशमैन 1798, वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन एक संस्था है, ठीक है, अगुवाई किए 1798 में, और असफल विद्रोह के बाद 1801 में इंग्लैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। यानी 1801 में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की अगुवाई किए वोल्फटोन और इंग्लैंड आयरिशमैन, और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी और इन लोगों को ताकत के बलपूर्वक इंग्लैंड वालों ने इन्हें भी इंग्लैंड में शामिल कर लिया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी अंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार, और इन पर भी थोपा गया कि आप भी अंग्ल संस्कृति के तहत ही रहिएगा। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा यूनियन जैक, और ब्रिटेन का झंडा था, उनका पहचान था यूनियन जैक, ठीक है। राष्ट्रगान था गॉड से आवर नोबेल किंग, और उनका एक अलग राष्ट्रगान बना गॉड से आवर नेवल किंग, खूब बढ़ाया गया और पुराने राष्ट्र संघ में मोतियत सहयोग के रूप में रह पाए। यानी कि कहा जाता है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन अपना हर कुछ अपने जो भी यूनियन देशों में थोपा। तो 1798 में यूनाइटेड आयरिशमैन का विद्रोह हुआ, उसे कुचल कर 1801 में ब्रिटेन बना दिया गया, उन्हें भी ब्रिटेन में जोड़ा गया। 1707 में ब्रिटेन का निर्माण हुआ, और ब्रिटेन का अब MCQ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उनका एक राष्ट्रीय गान निकला गॉड सेव आवर नोबल किंग। उसके बाद उनका झंडा बना, उन झंडे का नाम था यूनियन जैक। तो आपको भी इसी तरह के MCQ के साथ मैं पढ़ाते रहूँगा नए टॉपिक में, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।